जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में। और आज हम लोग कक्षा 11th के पहला चैप्टर सेट्स का दूसरा भाग 1.2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेट्स के प्रकार। और उस सेट्स हम लोग पिछले कक्षा में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सेट क्या होता है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेट किसको कहते हैं हम लोग? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। मतलब वस्तुओं के सुसंगठित संग्रह को क्या कहते हैं, या सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि सेट के प्रकार कौन सब हैं, और उनको जानने से पहले थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। कल जो हमने पढ़ा था कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जैसे ए बी सी डी, ठीक है। और इनके अवयव को, सेट के अवयव को कैसे डिनोट किया जाता है? स्मॉल लेटर से, अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से हम लोग क्या करते हैं? सेट के अवयव को या एलिमेंट को डिनोट करते हैं। और अगर हमें ये लिखना होता है कि यह मेंबर है, तो इस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ, या सदस्य है। अगर कोई एलिमेंट उसका मेंबर नहीं है किसी सेट का, तो उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं कि वह मेंबर नहीं है, ठीक है। आज हम लोग उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट के प्रकार। सेट के प्रकार में पहला हम लोग देखते हैं इम्पिटी सेट। इम्पिटी सेट, इम्पिटी सेट क्या होता है कि वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं, या इम्पिटी सेट कहते हैं, ठीक है। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, एक भी अवयव नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को किस तरह से डिनोट किया जाता है? इसको कहते हैं फाई द्वारा डिनोट किया जाता है। ये क्या है? फाई का चिन्ह है। ये क्या है? फाई का चिन्ह है। और इसको इस मीडियम ब्रैकेट को अगर हम खाली ऐसे छोड़ दें, इसमें कुछ एलिमेंट न लिखें, तो ये क्या है? खाली है। खाली है मतलब इसको इम्पिटी सेट कहेंगे, या फिर रिक्त समुच्चय कहेंगे। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ए सेट विच डज नॉट contain any element is called empty set, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या दिया हुआ है। सेट C बराबर x सच दैट x दो से अधिक सेट C बराबर क्या दिया हुआ है? x सच दैट x दो से अधिक एक सम अभाज्य संख्या। अब देखिए कि सम अभाज्य संख्या क्या होती है? दो से अधिक, दो से अधिक बड़ा क्या हो जाएगा? सम अभाज्य संख्या। कुछ नहीं है, क्योंकि दो ही एक ऐसा है जो सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। दो से बड़ा 4 लेते हैं तो वह सम तो है, अभाज्य नहीं है, ठीक है। इसीलिए दो ही एक ऐसा सदस्य है कि जो सम और अभाज्य दोनों है। और दो से अधिक अगर लेंगे तो वो नहीं आ पाएगा, इसीलिए वह एम्प्टी सेट होगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे भारत का एक सदस्य नेपाल है। क्या ये कहना सही है? नहीं है सही, क्योंकि नेपाल भारत में है ही नहीं। भारत नेपाल में नहीं है, मतलब नेपाल भारत का सदस्य नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि d बराबर x सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x एक विषम संख्या है। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अगर हम लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू रूट ओवर 4। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 2, क्योंकि रूट से जब भी हम वैल्यू निकालते हैं, रूट के बाद वो क्या आता है? प्लस और माइनस दोनों में आ जाता है। तो अब कह रहा है कि x सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक विषम संख्या। क्या यह विषम संख्या है? यह विषम संख्या है ही नहीं, दो विषम संख्या नहीं है, यह एक सम संख्या है। तो इसीलिए यह क्या है? एक इम्पिटी सेट है। तो डी क्या हो जाएगा? एक इम्पिटी सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अब आगे देखते हैं। पहला हम लोग समझ गए एम्प्टी सेट किसको कहेंगे। एम्प्टी सेट में क्या होता है, कोई भी सदस्य नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट। फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, परिमित और अपरिमित समुच्चय। चलिए, फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट, ए सेट विच इज एम्प्टी और contents of consist of definite number of elements is called finite set। ठीक है, मतलब कि वैसा समुच्चय जो कि या तो खाली हो या तो रिक्त समुच्चय हो या फिर कुछ सदस्यों को रखता हो, अपने साथ रखता हो, उसको क्या कहते हैं, फिनाइट सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, अगर हम एग्जांपल में ले, एग्जांपल क्या दिया हुआ देते हैं कि यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय हो तो W क्या है, परिमित समुच्चय है। मतलब W बराबर क्या हो जाएगा, सप्ताह के दिन। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, सॉरी वेडनेसडे छूट गया, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि W में क्या है, 7 सदस्य है। मतलब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो W अगर सप्ताह का समुच्चय हो तो उसमें 7 सदस्य होंगे। 7 सदस्य, उससे ज्यादा सदस्य तो होगा नहीं। मतलब ये क्या है, फिनाइट सेट है, मतलब एक परिमित समुच्चय है। हिंदी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा उसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित अथवा समुच्चय, परिमित समुच्चय कहलाता। अन्यथा मतलब जो बचा हुआ सेट है वो क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि S समीकरण इतना का हलों का एक समुच्चय है, तो S क्या है, एक परिमित समुच्चय। एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए क्या क्या कर रहा है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए कि S बराबर, एक मिनट जरा इसको रफ कर ले। अब क्या करें, मान लीजिए S समीकरण x² - 16 के हलों का समुच्चय है, तो S क्या होगा, परिमित होगा। देखिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, S बराबर सेट ऑफ x² - 16 इज इक्वल टू 0 के हल। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम करना चाहें, सॉल्यूशन निकालना चाहें, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़े हैं, x² - 16 बराबर 0 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² - 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 0। अब देखिए 4 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, a² - b² बराबर क्या होता है, a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x + 4 इंटू x - 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, या x बराबर हो जाएगा 4 या -4। ठीक है, तो x का हमको 2 वैल्यू आ गया, x का हमको 2 वैल्यू आ गया, तो क्या s को हम इस तरह लिख सकते हैं, s बराबर -4, 4। अब इसका दूसरा सदस्य कोई आएगा, इसका और सदस्य इसमें आएगा ही नहीं, तो इसीलिए यह क्या है, S एक परिमित समुच्चय। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिए कि इसी में अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं
कि दिया हुआ है कि मान लीजिए कि जी किसी रेखा पर स्थित एक बिंदुओं का समुच्चय है, तो जी एक क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। तो रेखा सबसे पहले किसको कहते हैं, आप लोग रेखा जानते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन, मतलब बिंदुओं के गमन पथ को हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो एक रेखा जो है उसमें कितना बिंदु हो सकता है, एक रेखा में अनंत बिंदुएं हो सकती है, ठीक है। तो रेखा में अनंत बिंदुएं हो सकती है, जिसकी तो इसको तो हम गिन नहीं सकते इसमें कितना बिंदु है। मान लीजिए कि यह एक रेखा है ए बी एक रेखा है, तो इसमें कितना बिंदु होगा, इसमें अनंत बिंदु होगा। इसीलिए रेखा क्या है, बिंदुओं, इस पर किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्या कह रहा है, किसी अपरिमित समुच्चय के सभी अवयवों को कोष्ठक के भीतर लिखना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे समुच्चय के अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है। अतः हम किसी भी अपरिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में प्रकट करने के लिए उनके कम से कम इतने अवयव लिखते हैं जिनसे उन समुच्चय की रचना स्पष्ट हो सके, ठीक है। और उसके बाद 3 बिंदु लगा देते हैं। आपको कल ही हम बताए थे कि अपरिमित समुच्चय को जब हम लिखना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारे सदस्य होंगे जिनको हम अपने बोर्ड पर या अपने कॉपी पर आप लिख नहीं सकते हैं। इसीलिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ उदाहरण दिया ही हुआ है, इसको देख लीजिए। यहाँ देखिए उदाहरणार्थ क्या दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। हम लोग कल पढ़े थे, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, एन द्वारा डिनोट किया जाता है ना प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, कल बताए थे। एन क्यू टी जेड ये सब के बारे में आपको बताए थे कि क्या होता है। तो एन क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो एन को डिनोट करते हैं, तो इसमें कौन सब सदस्य होंगे, 1 2 3 4 5 6 16, ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हम क्या किए, 6 तक लिख करके डॉट डॉट दे दिए। ये जरूरी नहीं है कि 6 तक ही लिखना, आप 2 तक लिख के डॉट डॉट दे दें या फिर 5 तक लिख के डॉट डॉट दे दें। तो मतलब ये 3 डॉट देने का मतलब हुआ कि ये आगे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा कि अपरिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखने के लिए उसको सारणीबद्ध रूप में लिखना तो आसान है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिख दिया तो सारा चीज लिखा गया। लेकिन अगर उसको रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो उसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ सदस्य को उसमें लिख देते हैं, उसके बाद 3 डॉट लगा देते हैं। इससे हमको पता चल जाता है कि ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो हम सदस्य लिखते हैं, इससे हमको ये पता चलना चाहिए कि उसके अगला सदस्य क्या होंगे, मतलब उसका संबंध हमको पता होना चाहिए। जैसे हम यहाँ लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हमको ये लग रहा है कि अगला 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, ठीक है। अगर हम यही लिख दें कि इवेन, मान लीजिए कि इवेन संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, इवेन मतलब प्राकृतिक क्या कहते हैं, सम संख्याओं का समुच्चय लिखना चाहें, तो हम क्या करेंगे, 2 4 6 8 डॉट डॉट दे दिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, तो अगला क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ना कि हम 9 लिख देंगे इसमें। तो हमको इससे ये रिलेशन पता चल रहा है कि इस पर जितना सदस्य पहले हम लिख चुके हैं, इससे हमको ये रिलेशन पता चल चुका है कि अगला क्या होगा। हम देख रहे हैं 4 में 2 में 4 2 जोड़े तो 4 आया, 4 में 2 जोड़े 6 आएगा, 6 में 2 जोड़े 8 आया, फिर 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 आएगा। इस तरह से यह आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब अपरिमित समुच्चय का एक और उदाहरण लेते हैं। ए सेट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इन द ऑन द अर्थ। हम ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये क्या है, अर्थ का है, ठीक है, ये अमेरिका का है, ठीक है।
अर्थ पे अब अर्थ पे कितने सदस्य हैं, कितने जीव जंतु रह रहे हैं, यह गिनना तो संभव है नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अर्थ पर पाए जाने वाले सभी जीवों के सदस्य को समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे, एक अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे देखिए ये भी अर्थ का ही है, ये ग्लोब आप लोगों ने देखा होगा। ग्लोब क्या है, अर्थ का एक छोटा सा प्रारूप है। उस रूप में हम देखते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर इंडिया है, ये देखिए यहाँ इंडिया है। ठीक है, ये क्या है, अफ्रीका है ना। चलिए ये चाइना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अभी आप लोग को हमने बताया है, टिप्पणी में वही चीज लिखा हुआ है कि परिमित समुच्चय को का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता है, इसीलिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के वर्णन इस रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस समुच्चय के अवयवों को कोई विशेष पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, चलिए इक्वल सेट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इक्वल सेट, सबसे पहला सेट हमने क्या देखा, इम्पिटी सेट। इम्पिटी सेट में कितने सदस्य थे, 0 सदस्य थे, उसमें कोई सदस्य था ही नहीं। अगर कोई सेट ऐसा हो जिसमें कोई सदस्य ना हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्पिटी सेट कहेंगे। ठीक है, अगर किसी सेट में कुछ सदस्य हो जिसको हम गिन सकते हो, ठीक है, जिसको हम बोर्ड पे लिख सकते हो, आप कॉपी पे लिख सकते हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय कहेंगे। अगर ऐसा समुच्चय जिसको हम अपने कॉपी पे नहीं लिख पाए, जिसका सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा हो, ठीक है, जिसको हम बोर्ड पे नहीं लिख पाए, आप अपने कॉपी पे नहीं लिख पाए, तो उस तरह के सदस्य समुच्चय को क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब आते हैं इक्वल सेट। अब इक्वल सेट, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इक्वल मतलब क्या होता है, बराबर, सेट मतलब समुच्चय। ठीक है, इक्वल सेट किसको कहेंगे, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, मतलब कि दो सेट ए और बी इक्वल सेट कहलाएगा जब उसमें एलिमेंट मतलब सदस्यों की संख्या समान हो, दोनों में एक ही प्रकार के सदस्य हो, तो क्या हो जाएगा, वो इक्वल सेट होगा। ठीक है, हिंदी में भी आपको लिखा हुआ है, यहां देखिए, दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि उसमें तथ्यतः समान अवयव हो और हम लिखते हैं ए बराबर बी, अन्यथा समुच्चय असमान कहलाते हैं और हम लिखते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी। एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या दिया गया है, सेट ए बराबर 1 2, सेट ए का सदस्य कौन सा है, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए सेट बी का सदस्य कौन सा है, 1 2 3 1 4 2। अब यहाँ गौर कीजिए, सेट ए और बी बराबर है, ए और बी में हम देखते हैं, यहाँ देखिए ए का मिलान इससे एक है ही, 2 2 है ही, अब देखिए 3 3 है ही, ठीक, और 4 4 है ही। तो हमने यहाँ क्या देखा कि सेट ए में जो सब सदस्य है वही सब सदस्य सेट बी में भी है। तो मतलब कि वैसा सेट जिसका कि सदस्य समान हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समान समुच्चय बोलेंगे, मतलब इक्वल सेट बोलेंगे। ठीक है, अगर उसमें अलग अलग सदस्य होता तो वो अनइक्वल सेट होता। जैसे एग्जांपल में अनइक्वल सेट लेते हैं, अगर मान लीजिए सेट ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 और एक सेट सी बराबर दिया गया है 5 8 9। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि सेट ए में जो सब सदस्य है वो सब सदस्य सेट सी में नहीं है, तो यह
ए इज नॉट इक्वल टू सी लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेट ए सेट सी के बराबर नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए सेट ए सेट बी सेट डी बराबर, मान के चलिए सेट डी बराबर हो गया, इसको मान लेते हैं कि 1 2 3 4 और 5। अब गौर कीजिए, अब इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि एक एक तो है, ए में भी एक है, दो डी में भी एक है, दो दो भी है, तीन तीन भी है, चार चार भी है। लेकिन सेट डी में हम क्या देख रहे हैं कि 5 एगो एक्स्ट्रा है, तो सेट डी ए के बराबर नहीं होगा, जबकि ए का टोटल सदस्य इसमें है लेकिन वह बराबर नहीं होगा। तो मतलब सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट डी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका सभी सदस्य इसमें नहीं है, मतलब सेट डी का सभी सदस्य सेट ए में नहीं है। ठीक, लेकिन बराबर कब हो रहा था, जब सेट ए का सभी सदस्य सेट बी में हो और सेट बी का सभी सदस्य सेट ए में हो, तब वह बराबर हो जा रहा था, तब उसको हम लोग कहते थे समान समुच्चय। इसमें हम देखते हैं कि सेट ए का सभी सदस्य तो डी में है लेकिन डी का सभी सदस्य ए में नहीं है, इसीलिए यह समान समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 में आपको क्या शब्द दिया गया है, इसको गौर से पढ़ेंगे। इसको थोड़ा ये लिखा हुआ है, इसको मिटा दें हम लोग। आप लोगों को जहां समझने में दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट करके पूछेंगे तो हम इसका जवाब अगले क्लास में जरूर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें से क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय उदाहरण रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। अब देखिए, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब गौर कीजिए, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए 2 से जो संख्या कट जाएगी वो कौन सी संख्या कहलाएगी, 2 से जो संख्या कटेगी वो तो सम संख्या कहलाएगी। लेकिन यहाँ दिया हुआ है 2 से भाज्य प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, क्या यह संभव है, नहीं है। अगर 2 से कट गया तो वो तो सम हो गया, विषम तो होगा नहीं, इसीलिए यह क्या है, एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि यहाँ ये क्या हो जाएगा, हाय हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, या खाली ऐसे लिख देंगे। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 है ना, पहला एक ही संख्या ऐसा है 2 जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो मतलब एक तो सदस्य है इसमें, एक सदस्य कौन सा है इसका, 2 है, इसीलिए यह क्या है, अरिक्त समुच्चय है। इसमें यह रिक्त समुच्चय नहीं है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। अगला देखते हैं, x such that x एक प्राकृतिक संख्या जो 5 से छोटा है और साथ ही 7 से भी छोटा है। क्या कह रहा है कि x such that x एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या में हम लोग क्या देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 तक दिया है, थोड़ा सा और ले लेते हैं, 8 9। अब गौर कीजिए आप कि कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा तो यह हो गया। ठीक, और क्या कह रहा है कि 7 से बड़ा, ये तो अनंत तक आएगा, 7 से बड़ा। अब देखिए कि 5 से छोटा 7 से बड़ा, क्या यह दोनों मेल खा रहा है, नहीं मेल खा रहा है, दोनों अलग अलग है। 5 से छोटा अलग है, 7 से बड़ा अलग है,
लेकिन कह रहा है कि ऐसा समुच्चय जो 5 से छोटा हो और साथ ही, अलग अलग नहीं, साथ ही वह क्या हो, 7 से बड़ा भी हो। ऐसा तो कोई संख्या ही नहीं है, मतलब ये संभव नहीं है। तो इस तरह का समुच्चय कौन सा समुच्चय है, इसका मतलब ये क्या है, एम्प्टी सेट है, इसका कोई सदस्य है ही नहीं, यह एम्प्टी सेट है। ठीक है, मतलब कि यह एक एम्प्टी सेट है। चलिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर, y सच दैट y किन्हीं दो समांतर संख्याओं का उभयनिष्ठ बिंदु, सॉरी संख्याओं नहीं, रेखाओं। अब देखिए कि समांतर रेखा होता क्या है, समांतर रेखा की परिभाषा ही कहती है कि वैसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान हो, ठीक है, जिनके बीच की दूरी हमेशा समान हो, उसको क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। तो इसके बीच की दूरी जब समान होगी, मतलब इसके बीच में दूरी बना हुआ रहेगा, तो यह एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु पैदा होने का सवाल ही नहीं है। मतलब दो समांतर रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो ही नहीं सकता है। अगर ये उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, मतलब किन्हीं y सच दैट y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु जो कि कोई नहीं है, इसीलिए यह क्या है, एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्नावली 1 का हम लोग पहला क्वेश्चन देख लिए, अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप गौर कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित और कौन से अपरिमित समुच्चय है, कौन से परिमित और कौन से अपरिमित समुच्चय। इसमें परिमित और अपरिमित समुच्चय को हमको डिफाइन करना है। ठीक है, मतलब फिनाइट और इनफिनाइट सेट का को हमको पहचानना है। वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष में तो अनंत महीना होते हैं, नहीं, वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि वर्ष में एक साल में 12 ही महीने होते हैं, तो 12 महीने तो लिखना बोर्ड पे आसान है। मतलब ये क्या है कि इस सेट को हम आराम से इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए यह क्या है, फिनाइट सेट है, तो परिमित समुच्चय है। तो इसको हम लोग फिनाइट को एफ से डिनोट कर लेंगे, तो यह क्या है, फिनाइट सेट है। पहला नंबर क्या हो गया, फिनाइट सेट हो गया। चलिए दूसरा नंबर, अब यहाँ क्या देखते हैं कि दिया हुआ है 1 2 3 और डॉट डॉट 3 को दिया हुआ है, तो तभी शुरू में ही आपको हम बताए थे कि 3 को डॉट डॉट लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा, वो अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। और इसका रिलेशन 1 2 3 से हमको पता ही चल रहा है कि एक पहला सदस्य पहला सदस्य से दूसरा सदस्य क्या है, एक बड़ा है। तो यहाँ 3 के बाद क्या आएगा, 4 5 6 7 8 9 10, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सेट हो जाएगा, मतलब अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ 1 2 3, 3 गो डॉट, फिर 99, फिर 100। तो मतलब यहाँ पहला सदस्य भी मौजूद है और अंतिम सदस्य भी मौजूद है। मतलब ये कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक का सेट जो है, मतलब 1 से लेकर 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो है वह सेट यह है। तीसरा नंबर, तो यह क्या है, फिनाइट सेट है। यह इसमें तो हम देख रहे हैं कि 100 गो संख्या होगा, इसके सदस्यों को गिनना आसान है 1 से लेकर 100 तक, इसीलिए यह क्या है, फिनाइट सेट। आइए अब देखते हैं 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय क्या हो जाएगा, 100 से बड़ा धन पूर्णांक क्या सब होगा, देखिए 100 से बड़ा धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, 101, 102, 103, 100। ठीक है, 100 से बड़ा अनंत तक जाएगा। तो क्या इसमें जो है सो इसको बोर्ड पर लिखना आसान है, नहीं है आसान। ये क्या हो जाएगा, एक इनफिनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, यह क्या है, एक इनफिनाइट सेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय।
99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक को लिखना आसान है, ठीक है। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपको 2, 3, 5, 7, 11, 13, 16। अब देखिए 87, 97 तक आ जाएगा, 99 तो आएगा नहीं, 97 आ जाएगा। ठीक है, 97 किसी से कटता है, 13, 13 नमा नहीं कटेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि यह जो है 2 से लेकर स्टार्ट होता है और 97 तक आता है, और उसमें जो सब अभाज्य संख्या है उसको हम लोग एकत्रित करके लिख सकते हैं। तो यह क्या है, एक फिनाइट सेट है, ठीक है। यह क्या है, एक परिमित समुच्चय है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए गौर से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पहले इसको मिटा दें जरा, अभी ये नया बोर्ड है और हमें समझने में थोड़ा समय लगेगा इसको किस तरह से चलाया जाए, इसीलिए इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोग उसे नजरअंदाज करेंगे। चलिए पहला देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित है। वही परिमित और अपरिमित इसमें चुनना है आपको। अब कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष वाई अक्ष जान रहे हैं आप लोग, देखिए हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इसी क्लास में, और पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 तरह के अक्ष होते हैं, एक्स वाई और जेड, और साधारणतः हम लोग 2D में 2 तरह के अक्ष पढ़ते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष हम लोग जनरली किसको मानते हैं, धरती के समानांतर, धरातल के समानांतर खींची गई रेखा को हम लोग एक्स अक्ष मानते हैं समानतया। अब कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, इसमें हम बहुत सारा खींचते रह जाएंगे, 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 तो ये बहुत सारा अनंत आ जाएगा। अनंत रेखाएं हम एक्स अक्ष के समानांतर खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक्स अक्ष के समानांतर जो है अनंत रेखाएं अगर हम खींच सकते हैं तो उसका अगर सेट बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सेट न हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, इनफिनाइट सेट हो गया, मतलब अपरिमित समुच्चय हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 का 2 कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला में कितना अक्षर होता है, 26 गुण होता है जी। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होता है। कौन सब होता है, तो हम लोग जानते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक ना। तो ये टोटल इसमें कितना होता है लेटर, 26 गुण होता है, 26 लेटर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो यह क्या है, फिनाइट है, ये 26 हमको पता है, इसीलिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय क्या हो जाएगा, एक फिनाइट सेट हो जाएगा, मतलब परिमित समुच्चय हो जाएगा। अब कह रहा है अगला कि तीसरा नंबर, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। अब देखिए 5 का गुणज, 5 का गुणज क्या सब हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, सोन क्या हो जाएगा, ये अनंत तक चला जाएगा, क्या अनंत तक चला जाएगा। 5 में हम गुना करते जाएंगे, 1 से लेके अनंत तक, वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से हमको एक बहुत बड़ा सेट मिल जाएगा। तो बहुत बड़ा सेट जिसके सदस्यों को गिनना संभव नहीं है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सेट हो जाएगा। तो तीसरा नंबर क्या हो गया, यह हो गया इनफिनाइट सेट, ठीक है। अब कह रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवर कितने हैं, ये भी गिनना संभव नहीं है, क्योंकि
यह क्या है, इन्फिनाइट है, बहुत सारे सदस्य हैं इसमें पृथ्वी पर रहने वाले जानवर, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट सेट हो जाएगा, मतलब अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। आइए 5वां नंबर, मूल बिंदु ओ से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब देखिए मूल बिंदु सबसे पहले समझिए क्या होता है। वैसे तो आप लोग पिछले कक्षा में पढ़े होंगे मूल बिंदु क्या होता है, तो आज हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए अभी बताए थे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटता है, एक दूसरे को काटता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, मूल बिंदु कहते हैं। अब यहां से जितना मान लीजिए इतना रेडियस हम लिए, इसको इस तरह से घुमा लिए, यह एक पहला वृत्त बन गया। फिर थोड़ा सा बड़ा रेडियस लिए, फिर घुमा लिए, फिर घुमा लिए, इस तरह से हम घुमाते लेते रेडियस बढ़ाते जाएंगे और हमको सर्किल मिलता चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हम वृत्त खींच सकते हैं मूल बिंदु से होकर। ठीक है, मूल बिंदु से होकर हम अनंत वृत्त खींच सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, इन्फिनाइट सेट हो गया। ये क्या है, 5वां नंबर इन्फिनाइट सेट। समझ में आ गया। चलिए चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसको गौर से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। अब यहां गौर कीजिए, अब कह रहा है सेट a बराबर a b c d, यहाँ क्या है d c b a। यहाँ आप गौर से मिलाइए, a इसमें भी है, a इसमें भी है, b इसमें भी है, b इसमें भी है, c इसमें भी है, c इसमें भी है, और d इसमें भी है, और d इसमें भी है। तो हमने क्या देखा कि जितना सदस्य a में है उतना ही सदस्य b में है, और जितना सदस्य b में है उतना ही सदस्य a में भी है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ सेट a बराबर क्या हो जाएगा, सेट a बराबर सेट b हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या देखा कि जितना a में सदस्य है और जो जो सदस्य a में है वही वही सदस्य b में भी है, और b में जो जो सदस्य है वही सदस्य a में भी है, इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक नंबर समझ गए क्या हो गया, a बराबर b हो गया। चलिए दूसरा में देखिए। दूसरा नंबर यहाँ देखिए 4, ये 4, इसमें भी 4, इसमें 8, इसमें भी 8। अब देखिए इसमें 12, तो इसमें 12 है ही नहीं, इसमें 12 तो नहीं है। अब देखिए इसमें 16 है, इसमें भी 16 है। अब देखिए इसमें 18 है, लेकिन इसमें 18 नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा कि सेट ए में 12 है लेकिन सेट बी में 12 नहीं है, और सेट बी में 18 है लेकिन सेट ए में 18 नहीं है। यहाँ तो दो दो सदस्य का मिसिंग है, एक भी सदस्य अगर मिसिंग होता या एक्स्ट्रा होता तो वो क्या हो जाता, इक्वल नहीं होता। इसीलिए सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। ठीक है, क्या होगा, सेट ए सेट बी के बराबर नहीं है। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर में मिलाइए। कह रहा है इसमें तो रोस्टर फॉर्म में ये दिया गया है, इसमें तो सदस्य लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, इसमें यह रोस्टर फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे, टेबुलर फॉर्म में। अब क्या कह रहा है कि सेट बी बराबर एक्स सच दैट एक्स समधन पूर्णांकों का समधन पूर्णांक है और जो 10 के बराबर या उससे छोटा है। तो सेट बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गौर कीजिए, पहला समधन पूर्णांक है और 10 से छोटा उसके बराबर है। 10 से छोटा 2 4 6 8 10। ठीक है, इसके सदस्य होंगे, मतलब सेट बी को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यही ना आएगा। अब गौर कीजिए कि
इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ देखिए 4 है तो इसमें भी 4 है, यहाँ देखिए इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, और इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, और इसमें 10 है तो इसमें भी 10 है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि सेट ए में जो जो सदस्य है वही वही सदस्य सेट बी में भी है, और सेट बी में जो जो सदस्य है वही वही सदस्य सेट ए में है। इसीलिए क्या हो जाएगा, सेट ए बराबर सेट बी, सेट ए बराबर सेट बी। ठीक है, चलिए अब देखिए 4 नंबर में आइए। ए बराबर कह रहा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का गुणज है, संख्या 10 का गुणज है, और सेट बी बराबर 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, अब यहां गौर कीजिए कि इसको सेट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो 10 का गुणज तो क्या हो जाएगा, 10, 20, 20, 30, 40, 50, 100 अनंत तक चला जाएगा। और सेट बी में क्या है कि 10, 15, 20, 25 या 5 का गुणज हो गया। अब यहां गौर कीजिए, क्या सेट ए का सदस्य जो है सेट बी में है टोटल। यहां देखिए पहला नंबर मिल रहा है सेट ए, 20 भी मिल रहा है, 30 भी मिलेगा, ठीक है, 40, 50 यह भी आगे चल के मिल ही जाएगा। लेकिन सेट बी में देखिए यह 15 जो है यह तो नहीं मिल रहा है, सेट ए में नहीं है, 25 सेट ए में नहीं होगा, उसके बाद 35 यहाँ आएगा, वह भी सेट ए में नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सेट बी का जो जो सदस्य है वह सेट ए में नहीं है, इसका मतलब सेट ए सेट बी के बराबर नहीं होगा। सो सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। ठीक है, यह हो गया 4 नंबर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चार नंबर हम लोग देख लिए, यहाँ थोड़ा पसीना लग गया, इसको पोंछ देते हैं। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या सब है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको गौर कीजिए कि निम्नलिखित समुच्चय का युग्म समान है, कारण सहित बताइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि सेट ए बराबर 2, 3। ठीक है, सेट ए का क्या सब दिया हुआ है, 2 और 3 दिया हुआ है। सेट बी बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स समीकरण इतना का हल। तो ए तो रोस्टर फॉर्म में है, इसका सदस्य हम देख रहे हैं कि 2 और 3 है, लेकिन बी का कौन सब सदस्य है यह हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेट बी को सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ गौर कीजिए कि क्या कह रहा है कि इतना का हल का एक हल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ देखिए इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग क्लास 10th में पढ़े ही होंगे, उसी से इसको तोड़ लेना है। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, सो x बराबर हो जाएगा -2 और -3। मतलब सेट b बराबर कितना हो गया, यही लिख लेते हैं, थोड़ा सा हमको मिलाने में आसानी होगी। तो सेट बी बराबर क्या हो जाएगा, सेट बी बराबर हमको क्या आ गया,
-2 और -3। यहां देखिए, आप यहां देख रहे हैं सेट ए कितना है, सेट ए है 2 3, लेकिन सेट बी क्या है, -2 -3 है। तो क्या सेट ए सेट बी के बराबर है? नहीं है। हम देख रहे हैं कि यहाँ +2 है, यहाँ क्या है, -2 है। यहाँ +3 है, यहाँ क्या है, -3 है। तो सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि सेट ए बराबर एक्स सच दैट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है। ठीक है, फॉलो का एक अक्षर है। तो सबसे पहले इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सेट ए बराबर क्या हो जाएगा, फॉलो। तो एफ ओ एल, डबल एल है तो उसमें से एक गो एल लेंगे, ओ फिर आ गया तो फिर हम ओ नहीं लेंगे, डब्ल्यू ले लेंगे। ठीक है, चलिए सेट बी बराबर क्या हो गया, सेट बी बराबर आपको क्या दिया गया है, वाई सच दैट वाई वॉल्फ। तो इसमें क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ओ एल एफ। ठीक है, उल्फ। अब देखिए कि क्या सेट ए और सेट बी समान है। यहां देखिए, यहाँ एफ भी है, यहाँ भी एफ है, इसमें डब्ल्यू है, इसमें भी डब्ल्यू है, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी एल है, इसमें भी एल है। मतलब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सेट ए में जो सब सदस्य है वही सब सदस्य सेट बी में है, और सेट बी में जो सब सदस्य है वही सब सदस्य सेट ए में भी है। इसीलिए यह क्या हो जाएगा, समान सदस्य, समान समुच्चय हो जाएगा। इसलिए सेट ए बराबर क्या हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा। मतलब यह समान समुच्चय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लिए। अब 6ठा नंबर में आते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप गौर करेंगे। 6ठा नंबर कह रहा है, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें जितना समुच्चय दिया गया है इसमें से समान समुच्चय आपको चुनना है। अब ये चुनना तो आपके लिए आसान है, आपने अभी सारा चीज पढ़ ही चुका है। अब इसमें चुन लेते हैं कौन कौन से समुच्चय समान है। अब देखिए ए में है 2 4 8 12, क्या 2 4 8 12 और किसी में है, 2 4 8 12 और किसी में नहीं है। ठीक है, और किसी में नहीं है तो मतलब ए किसी के बराबर नहीं है। अब देखिए इसमें देखिए बी बराबर कितना दिया गया है, 1 2 3 4। अब देखिए डी में भी 1 2 3 4 है, मतलब बी और डी बराबर हमको नजर आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ, सेट बी बराबर सेट डी, पहला हमको आ गया। चलिए और किसी में 1 2 3 4 है, नहीं है। अब देखिए सेट डी में, सेट सी में क्या है, 4 8 12 14, 4 8 12 14 और किसी में नहीं है। चलिए उसके बाद ई में -1 और +1, -1 +1 किस में है, ई और जी में भी है। यहाँ हम देख रहे हैं -1 +1, यहाँ भी -1 +1। तो हमको क्या मिल रहा है, सेट ई बराबर सेट जी, सेट ई बराबर सेट जी। यह भी एक दो इक्वल सेट्स हैं। उसके बाद देखिए एफ बराबर 0a, एच बराबर 0 1, यह दोनों बराबर नहीं है। तो इस प्रकार ये चुनना आसान है, आप लोग आसानी से इसको समझ चुके होंगे। तो यहीं पर ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है आपका। देखते हैं इसमें और तो क्वेश्चन है ही नहीं, 6 तक ही आपको पढ़ना था। अब नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 तक ही है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा कि समुच्चय के बारे में पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे। पिछले क्लास में 1.1 में हम लोग समुच्चय का परिभाषा पढ़े, समुच्चय को कैसे लिखा जाता है, रोस्टर और टेबुलर और सारणीबद्ध, टेबुलर को ही हम लोग सारणीबद्ध रूप कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसको जो है सो दूसरे रूप में कैसे लिखेंगे।
उसके बाद हम लोग पढ़े कि परिमित समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है और परिमित समुच्चय क्या होता है। इन सारे चीजों को पढ़ने के बाद उस पर आधारित क्वेश्चन हमने किया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। अगले क्लास में हम देखेंगे कि उपसमुच्चय क्या होता है। इस तरह से हम लोग और सारे चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग यहीं इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।